नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सीटेट अपर प्राइमरी के एसएसटी के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप देखने जा रहे हैं। एसएसटी पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख दूसरी वीडियो है। अगर आप अपर प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के साथ साथ प्राइमरी स्तर के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, सामाजिक विज्ञान में शैक्षणिक प्रक्रिया एक ऐसी ज्ञान मीमांसा पर जोर देता है जहां पाठ्य पुस्तक, यानी कि हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो एसएसटी का पाठ्य पुस्तक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि मुद्दों को समझने का एक विशेष रास्ता होती है। बिल्कुल सही बात है। पाठ्य पुस्तक में जो तथ्य दिए गए रहते हैं उसको पढ़ करके बच्चे मुद्दों को समझ सकते हैं। ठीक है, ये अपर प्राइमरी की क्लास है तो उसी के अनुसार आपको उत्तर को सेलेक्ट करना होगा। अब प्राइमरी के बच्चों की तरह आप नहीं सोच सकते हैं। प्राइमरी के बच्चे यानी कि उनका मानसिक स्तर अपर प्राइमरी से थोड़ा सा एक तरीके से बच्चों वाला माना जाता था, क्योंकि वहां पर खेल के माध्यम से और ये सभी चीज़ों के माध्यम से बच्चे सीख रहे होते थे। लेकिन बच्चे अब अपर प्राइमरी में आ चुके हैं 6 से 8 में, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेक्ट उनसे ये किया जाएगा कि बच्चे किताबों को भी देखेंगे, किताबों को भी समझेंगे। तो जब किताबों को देखेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए रहेंगे, सामाजिक आंकड़े, चाहे इतिहास की बात कर ली जाए चाहे भूगोल की बात कर ली जाए, तो इससे उनमें मुद्दों को समझने का एक तरीके से रास्ता खुल जाता है किताबों के माध्यम से। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। दूसरा देखिए, एक बंद बक्से की तरफ विकसित होती है। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये पैरवी करती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेंगे। ज्ञान का निर्माण करना यानी बच्चे क्रिएटिव होते हैं। सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वो ओपन यानी आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं, बंद बक्से की तरह नहीं सोचते हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अतीत की मुख्य धारा का लेखा जोखा होती है। यहां पर अतीत कह करके इस विकल्प को संकुचित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमसे प्रश्न में सामाजिक विज्ञान की बात की गई थी। सामाजिक विज्ञान में आपके इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इसके अलावा अन्य जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो सब आते हैं। तो अतीत कहना केवल इतिहास की तरफ इशारा कर रहा है। तो ये जो सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट है वो केवल इतिहास नहीं है, इस वजह से केवल अतीत को लेकर के हम लोग इसको सटीक नहीं मान सकते, क्योंकि ये संकुचित था। इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही डी वाला विकल्प देखिए, एक परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है। बिल्कुल सही बात है। परिवर्तनात्मक मतलब कि उस पाठ्य पुस्तक में परिवर्तन हो सकते हैं भविष्य में जाकर के। आप लोग देखते होंगे कि समय समय पर जो एनसीईआरटी की पुस्तक होती है उसमें रिवाइज किया जाता है। किसी भी सब्जेक्ट्स की अगर आप बात कर लें, सामाजिक विज्ञान में भी क्यों रिवाइज किया जाता है? क्योंकि जब नए नए तथ्य पता चल रहे होते हैं तो उनको अपडेट किया जाता है पाठ्य पुस्तक में और नए संस्करण के तौर पर उसको फिर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग भूगोल की बात कर लें तो भौगोलिक स्थिति लगातार बदल रही है हमारे पृथ्वी के नीचे जो प्लेट्स हैं उसकी वजह से, और इसकी वजह से जो हमारे समुद्र की स्थिति और भी चीज़ें लगातार बदल रही है। तो ये सभी चीज़ें बार बार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है और अपडेट पुस्तक में करना ही पड़ेगा। इस वजह से ये कहना है कि जो पुस्तक है वो परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में बनती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि भविष्य में अपडेट करना ही पड़ेगा और समय समय पर इतिहास को फिर से रिवाइज किया जाता है सही तरीके से। देखिए, इस समय हमारे मीडिया में भी खबरें चल रही हैं कि इतिहास को फिर से लिखने की बात चल रही है। तो नए नए तथ्य जब हमें पता चलेंगे तो जाहिर सी बात है किताबों में परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो यह परिवर्तनात्मक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है पाठ्यपुस्तक की। तो यह भी बिल्कुल सही हो गया। यानी कि हमारा विकल्प क्या बनेगा? ए और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में ए और डी की बात की गई, विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्रोत थीम पर चर्चा करते समय एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अधिगमकर्ताओं की सहभागिता को कैसे बढ़ा सकता है? सहभागिता यानी कि बच्चे भी सक्रिय रूप से भागीदारी दे रहे हैं, उस कक्षा में भागीदारी ले रहे हैं, यानी बच्चे भी सक्रिय हैं और वो खुद इंटरैक्ट कर रहे हैं टीचर से, यानी कक्षा इंटरैक्टिव होनी चाहिए। सहभागिता कैसे बढ़ाया जा सकता है ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी बच्चों को कैसे इंटरैक्ट किया जा सकता है, इंटरैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि अधिगमकर्ताओं के जीवन से जुड़ाव से बचना, यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़ करके आगे की ज्ञान देने की बात करता है और यह विकल्प कह रहा है कि उनके दैनिक जीवन से जुड़ाव नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्रोतों पर और अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चों को आप पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो स्रोतों के बारे में और नई नई जानकारियां किताबों के माध्यम से या फिर अपने समुदाय के सदस्यों के माध्यम से पूछ करके ला रहे होंगे। तो जब भी बच्चा किसी चीज को खोज रहा होता है तो वो अपने ज्ञान के निर्माण करने के लिए अन्वेषण का प्रयोग कर रहा होता है। तो एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों अन्वेषण और ज्ञान के निर्माण पर जोर देती है। तो यह विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, अपने स्वयं की व्याख्या बनाने को हतोत्साहित करना, यह भी विकल्प निगेटिव है। अपने स्वयं की व्याख्या बनाना यानी कि बच्चा
खुद अपने ज्ञान के निर्माण कर रहा था, अपने स्वयं की व्याख्या बना रहा था, यानी चीजों को अपने तरीके से, अपने मौलिक विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आपने उसको हतोत्साहित कर दिया, उसको डिमोटिवेट कर दिया, तो वो अपने ज्ञान की रचना नहीं कर पाएगा। यानी ये निगेटिव हो गया, हतोत्साहित नहीं बल्कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए था, ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, प्रश्न पूछना और सूचना के कोष में वृद्धि करना, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चे इंटरेक्टिव कब बनेंगे? जब बच्चे के मन में कुछ मिसकॉन्सेप्शन है या फिर किसी संप्रत्यय को लेकर के बच्चे को डाउट है, तो जाहिर सी बात है वो प्रश्न पूछेगा और प्रश्न पूछ के अपने ज्ञान की रचना कर रहा होगा, अपने ज्ञान का निर्माण कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, यानी हमारा उत्तर क्या बना? बी और डी। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा में ना ध्यान देने वाले विद्यार्थियों के प्रति सामाजिक विज्ञान के शिक्षक किस तरह व्यवहार करेंगे? ऐसा एक बच्चा है कक्षा में या फिर बहुत बच्चे हैं जो कि कक्षा में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, टीचर के द्वारा कुछ भी पढ़ाया जा रहा है तो वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इन बच्चों को किस प्रकार से एज ए टीचर आप उनसे क्या व्यवहार करेंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया जा रहा है कि उन्हें और अधिक तिथि और तथ्यों को याद करने के लिए कहेंगे और उन्हें व्यस्त रखेंगे। देखिए, याद करना, रटना, अगर जहां पर भी आपको दिख जाए तो वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ रटने से ज्यादा ज्ञान के निर्माण पर फोकस करने की बात करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी रटने से ज्यादा ज्ञान के निर्माण पर फोकस करता है। तो रटना जहां पर भी दिख गया वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, उनसे बातचीत करेंगे और उनकी अरुचि के कारण जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत कुछ कारण हो सकते हैं कि बच्चा आखिर ध्यान नहीं क्यों नहीं दे रहा है। हो सकता है कि उसके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो उसका जो पूरा फोकस है वो उस बच्चे की परेशानी पर हो। बच्चा जिस परेशानी की वजह से दुखी था, हो सकता है दुख के कारण पर उसका पूरा फोकस हो और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा हो। तो एज ए टीचर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप बच्चे की काउंसलिंग करें कि आखिर आपकी समस्या क्या है। क्योंकि देखिए, जो हम लोग संवेगात्मक विकास पढ़ते हैं बीएड और डीएलएड में, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि बच्चे के संवेग को हम लोग समझ पाएं कि आखिर वो किस इमोशंस में है, कहीं दुखी तो नहीं है, और दुखी है तो उसका कारण क्या है, उसको किस प्रकार से हम लोग कंफर्टेबल कर सकते हैं कक्षा में, ताकि वो चीज़ों को और अच्छे तरीके से ध्यान देकर के सीख पाए। वो चीज़ों पर तभी ध्यान देगा जब वो बिल्कुल कंफर्टेबल होगा, सहज महसूस करेगा कक्षा में, और इसके लिए जरूरी है कि वो खुशी मुद्रा में रहे। तो अगर इस प्रकार की कोई परेशानी है या फिर बच्चे को कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है या फिर शिक्षण विधि में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बातचीत से ही पता चलेगा कि आखिर बच्चा रुचि क्यों नहीं ले रहा है कक्षा में। तो बातचीत करना यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, हमारा उत्तर होगा। तीसरा देखिए, उन्हें चर्चा में आए विषयों के इर्द गिर्द अपने अनुभवों का साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। यह भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। देखिए, यहां पर दो चीजें हो रही हैं। एक तो बच्चा इंटरेक्टिव बनेगा। अभी तक जो बच्चा रुचि नहीं ले रहा था, जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा था, जब आप उसको प्रोत्साहित करेंगे कि अपने अनुभव को साझा करिए, तो एक तो अनुभव कहां से बच्चा को प्राप्त होगा, वो अपने परिवेश से देख करके ये अनुभव प्राप्त करता है। तो एक तो ये हो गया कि एनसीएफ जो बोलता है कि बच्चों को परिवेश से जोड़ करके बताना है, तो बच्चे को अनुभव अपने परिवेश से मिला होगा, यानी परिवेश को आधार बना दिया गया। साथ ही दूसरे बात की जा रही है कि बच्चा को अपने अनुभव को साझा करने के लिए, यानी कक्षा में इंटरेक्टिव होने के लिए बोला जा रहा है। तो इससे बच्चा सक्रिय होगा, और सक्रिय जैसे ही होगा तो वो पूरा फोकस करेगा अपने पढ़ाई पर, उस संप्रत्यय पर जो टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। तो ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। चलिए चौथा देखते हैं, उन्हें बहुत कठिन कार्यपत्रक और गृह कार्य देना चाहिए। देखिए, ये विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि बच्चा पहले से ही ध्यान नहीं दे रहा था। अब आप उसको बहुत कठिन अगर कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट दे देंगे या फिर बहुत कठिन होमवर्क दे देंगे, तो एक तो बच्चा वैसे ही इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और जब कठिन चीज आप देंगे तो उसके लिए वो और ज्यादा एक तरीके से चीजें जटिल होती जाएंगी, तो वो और उसका जो रुचि था वो और धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो देखिए, हमारी जो शिक्षण विधि होती है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम सरल से कठिन की तरफ चलें, और डायरेक्टली आप बच्चे को कठिन प्रश्न नहीं दे पाएंगे, और वो भी तब जब बच्चा पहले से ही ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी कि बी और सी इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में बी और सी की बात की गई, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे उचित विकल्प का चयन करें और वाक्य को पूरा करें। वाक्य दिया गया है, एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। मतलब एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, यह हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। दिया गया, सृजनात्मक विचारों को रटने के अभ्यास में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना। रटना, याद करना, ये जितने भी वर्ड होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, निगेटिव वर्ड्स माने जाते हैं। इस वजह से ये विकल्प हमारा निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों के उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना। उत्पाद आधारित यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड की बात की जा रही है, यानी एज ए टीचर हमारा पूरा फोकस ये है कि बच्चा कैसे कक्षा में अच्छा नंबर ला सकता है। देखिए, नंबर की जहां भी बात आ जाती है या फिर रिजल्ट
ओरिएंटेड की जहां भी बात आ जाती है वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप बच्चे को रिजल्ट ओरिएंटेड कर देते हैं कि आपको अच्छा नंबर लाना है, आपको अच्छा प्रदर्शन करना है, तो बच्चे का पूरा जो ध्यान होता है वो नंबर लाने पर होता है, वो चीज़ों को सीख नहीं रहा होता है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान होता है कि मैं कैसे एनी हाउ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊं। तब वो चीज़ों को रटने लगता है, समझता नहीं है, वो चीज़ों को रटने लगता है। तो जहां पर भी रटना, उत्पाद आधारित, रिजल्ट ओरिएंटेड, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, वो विकल्प हमेशा निगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि मेन फोकस ये है कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाना है, चीज़ों को रटाना थोड़ी है, उसके अधिगम को बढ़ावा देना है, ना कि उसको रटने को बढ़ावा देना। तो ये निगेटिव हो गया। पहला देखिए, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव है, बावजूद इसके ये विकल्प निगेटिव है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। यहां पर देखिए बोला गया है उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्न, यानी कि बहुत एक तरीके से हाई लेवल के क्वेश्चंस की बात की जा रही है। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के बालक हैं। कोई शारीरिक अक्षमता से जूझ रहा है, कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई बहुत प्रतिभाशाली है और कोई बहुत कमजोर है। तो जो बहुत प्रतिभाशाली है उसके लिए तो ये प्रश्न अप्रोप्रिएट हो सकता है, लेकिन जो बहुत कमजोर है उसके लिए उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्न निगेटिव माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले से नहीं समझ पा रहा है, वो पहले से कठिनाई महसूस कर रहा है, और जब आप उसको उच्च लेवल का, हाई लेवल का प्रश्न देंगे तो वो और ज्यादा उसका मोटिवेशन खत्म होगा, इंटरनल मोटिवेशन खत्म होगा, और धीरे धीरे उसका रुचि ही खत्म हो जाएगा और वो शिक्षा के लिए प्रेरित नहीं होगा। इस वजह से समावेशी कक्षा के अंतर्गत उच्च संज्ञानात्मक क्षमता वाले प्रश्न हमेशा निगेटिव माने जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है, प्रत्येक बच्चे की मानसिक स्थिति अलग है, और उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार बच्चे को प्रश्न दिया जाना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि यह सभी शिक्षार्थियों को एक समान प्रश्न देने की बात कर रहा था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, शिक्षार्थियों को सीखने के विभिन्न अनुभवों का प्रचुरता में प्रदान किया जाना चाहिए। यानी कि जितना ज़्यादा आप उसको मौका देंगे सीखने का, विभिन्न तरीकों से, विभिन्न अनुभव कहने का मतलब कि विभिन्न तरीकों से, यही मैं बात कर रहा था। देखिए आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें एक बालक ऐसा है जो सुन नहीं सकता, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि उसके लिए ये जरूरी है कि वो विजुअल क्लिप्स देख करके सीख पाए। एक बच्चा बोल नहीं सकता, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि वो साइन लैंग्वेज के इस्तेमाल के माध्यम से सीखे। एक बच्चा जो देख नहीं सकता, उसके लिए क्या जरूरी है कि ब्रेल लिपि के माध्यम से देख करके सीखे, या फिर ऑडियो क्लिप्स के माध्यम से सीखे। और जो बहुत प्रतिभाशाली है उसके लिए हाई लेवल क्वेश्चंस की आवश्यकता है, और जो बहुत कमजोर है उसके लिए उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यानी विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीकों से, अलग अलग अनुभवों के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो यही विकल्प 2 में कहा जा रहा है, और यही इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामाजिक विज्ञान की शिक्षण शास्त्र की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़ करके। ध्यान से समझिएगा, ये अध्यापक यानी टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो समसामयिक समझ करने के लिए एक तरीके से निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है, लेकिन इसको छोड़ करके, यानी नेगेटिव सेंस में हमको पूछा गया। ठीक है, समसामयिक समझ यानी कि जो करंट में हमारी चीजें चल रही हैं उसको समझने की बात की जा रही है। तो चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि इतिहास को एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना। बिल्कुल सही बात है। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस, जो चीजें चल रही हैं, यानी कि जो इतिहास है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि लगातार एनसीईआरटी की बुक्स में अपडेट किया जाता है, इतिहास को लेकर के कुछ तथ्य बदले जाते हैं। यानी जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ रही है, जैसे जैसी जो पुस्तक छापने वाली संस्था है एनसीईआरटी, जिस प्रकार से उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है उस प्रकार से वो सूचनाओं को अपडेट करते रहते हैं। तो इतिहास एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें बदलाव हो सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा विकल्प देखिए, शिक्षार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने की कौशल विकसित करना। देखिए अगर कोई ऐसा तथ्य बच्चे को बताया जा रहा है जो कि सही नहीं है, तो बच्चे में कम से कम कौशल होना चाहिए कि वो चीजें बच्चे तर्क करके समझ पाए। क्योंकि देखिए बच्चे ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं, प्राप्तकर्ता थोड़ी हैं कि वो इंफॉर्मेशन टीचर ने कुछ भी दे दिया बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर बच्चे को लग रहा है कि इंफॉर्मेशन कुछ अपडेटेड नहीं है, तो वो तर्क कर सकता है कि नहीं आप गलत सूचना दे रहे हैं, या फिर आप अपडेटेड नहीं है। तो इसी की बात कर रहा था। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था। ठीक है, दूसरा देखिए, स्रोतों की मदद से अनुमान लगाने व सत्यापन करने के अवसर उत्पन्न करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। देखिए इतिहास की बात कर लें, सामाजिक विज्ञान की बात कर लें, तो ये सभी इनमें जो तथ्य होते हैं वो ऐसे होते हैं जो हमें स्रोतों से सूचना देकर के प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि हड़प्पा की संस्कृति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां से जो खुदाई में सामान मिले थे वो स्रोत बोले जाएंगे, और उन्हीं स्रोतों के माध्यम से ही तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसका
अवसर देना चाहिए बच्चों को, ताकि वह खुद भी अपना अनुमान लगा पाए कि हाँ इस प्रकार की सिचुएशन रही होगी, इस प्रकार की वहां पर घर होते थे, इस प्रकार के स्नान घर होते थे, इस प्रकार की चीजें होती थी। तो ये स्रोतों के माध्यम से बच्चे को खुद अनुमान लगाने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये भी विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 1, देखिए यथा स्थिति बनाए रखने को। देखिए प्रश्न हमसे क्या पूछा गया था, समसामयिक समझ, यानी कि इंफॉर्मेशन अपडेटेड होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है, यथा स्थिति बनाए रखने को, यानी कि जो 10 साल पहले एनसीईआरटी के बुक में इतिहास के किसी टॉपिक को पढ़ाया जाता था, आज भी बोला जा रहा है कि उसी तरीके से यथा स्थिति बना करके बच्चे को पढ़ाया जाए। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? अगर वो इंफॉर्मेशन अपडेटेड हो चुकी है तो क्या जरूरी है बच्चे को पुराना इंफॉर्मेशन देने के लिए? जो चीजें नए तथ्य के तौर पर हमारे सामने आ चुकी है उसको नई चीजें तो आप बताएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी के अंदर हमारे जो प्लेट्स हैं वो लगातार खिसक रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे समुद्र है और देशों की जो स्थिति है बहुत धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तित हो रही है। तो आज से हजारों साल पहले अगर किसी देश की भौगोलिक स्थिति कुछ और थी लेकिन आज अगर कुछ और है, तो आप नया वाला ही तो इन्फॉर्मेशन देंगे, या फिर यथा स्थिति जो पहले था वो थोड़ी बताएंगे। क्योंकि सामाजिक विज्ञान समसामयिक यानी कि जो आज के डेट में हो रहा है उस पर पढ़ाने की जोर देता है, और इस वजह से ये यथा स्थिति बनाने की बात निगेटिव है। क्योंकि जो अपडेटेड हो चुका है, जो अपडेट हो चुका है, अपडेटेड वर्जन के बारे में बच्चे को बताना है, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव, और चूंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था इस वजह से विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहां पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों को पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विवादास्पद मुद्दों को पढ़ाने से बचना चाहिए। विवादास्पद मुद्दा यानी कि जो समाज में विवादित मुद्दा है उससे पढ़ाने से बचना चाहिए, ये कहा जा रहा है। देखिए सामाजिक विज्ञान में जो हमारे सामाजिक परिवेश में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको भी शामिल किया जाता है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के सामाजिक मुद्दे, जैसे कि पहले बाल विवाह जो होता था, साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की हमारे समाज में कुरीतियां हैं, जैसे कि जो भेदभाव किया जाता है जातियों के आधार पर, उसके बारे में चर्चाएं की गई हैं। तो एज ए टीचर हमको इन सभी विवादित मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि देखिए शिक्षक का काम क्या होता है कि समाज का निर्माणकर्ता बोला जाता है। यानी कि समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उस पर जब आप बात करेंगे तभी तो ये बच्चे तैयार होकर के जब अपने समुदाय में जाएंगे, जब अपनी पढ़ाई पूरी करके, तो वो उस विवादित मुद्दे के प्रति अपनी समझ विकसित कर पाएंगे, और जो तर्कात्मक तौर पर सही होगा, यानी जो बिल्कुल सही होगा, जो यानी जो रूढ़िबद्ध विचारों के तौर पर नहीं बल्कि अपने तर्क के आधार पर उस कुरीति का विरोध कर पाएंगे। तो यानी कि यह विकल्प बिल्कुल एक तरीके से निगेटिव है, क्योंकि उससे बचना नहीं चाहिए बल्कि उस पर बात करनी चाहिए एज ए टीचर। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि अगर बचने की बात होती तो फिर एनसीईआरटी के पुस्तकों में भी नहीं दिया गया रहता कि इस प्रकार के मुद्दों को पर चर्चा नहीं किया गया रहता जो विवादित मुद्दे हैं। ठीक है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विवाद उत्पन्न होते हैं क्योंकि इतिहास में स्रोत अपने आप नहीं बोलते। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत गहरा पॉइंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इतिहास में जो कुछ भी हमें स्रोत मिलते हैं, चाहे हड़प्पा की संस्कृति की बात हो या फिर खुदाई में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिली हों अन्य अन्य जगहों पर, इस सभी बातों को लेकर के, तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि विवाद इस वजह से उत्पन्न होते हैं क्योंकि जो स्रोत हमें मिले हैं वो खुद से व्याख्या नहीं करते हैं, बल्कि जो इतिहासविद होते हैं या फिर जो पुरातत्वविद होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अब जैसे देखिए, वो वहाँ से स्रोत क्या मिले वो तो सभी जनता देख नहीं रही है। वहाँ पे जो किस तरीके से वो अपने आप को इतिहास को गढ़ना चाहते हैं उसी के विचारों को हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये बताया गया कि हाँ यहाँ पर ये मिली थी, यानी कि हो सकता है कि ये चीज़ें होंगी, यहाँ पर ये मिली थी, हो सकता है कि ये चीज़ें होंगी। यानी वो जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो अनुमान लगाया गया उसी को हम लोग ढो रहे हैं। यानी कि उनके द्वारा अगर कुछ गलत तथ्य भी दे दिया गया तो हम लोग गलत तथ्यों के बारे में ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि स्रोत अपने आप से नहीं बोलते हैं, स्रोत की व्याख्या करनी पड़ती है, और वो व्याख्या जिस भी व्यक्ति के द्वारा की गई होगी अगर वो गलत होगा तो जाहिर सी बात है हम लोग गलत आंकड़ों को ढो रहे हैं। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि विवाद इसलिए उत्पन्न होता है कि जो स्रोत है वो खुद नहीं बोलते हैं बल्कि उनकी व्याख्या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा की जाती है जो कि गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। यानी कि हमारा विकल्प क्या बना, देखिए विकल्प नंबर 2 में दिया गया है ए गलत है किंतु बी सही है, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, समय और स्थान की समझ को विकसित करने के लिए क्या उपयोग करना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, ये मान लीजिए कर्क रेखा है और इसके नीचे ये मकर रेखा है।
ठीक है, ये मकर रेखा हो गया। और यहाँ पर भारत की स्थिति जो है वो कर्क रेखा से होकर के भारत से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। मान लीजिए ये भारत की स्थिति हो गई, ठीक है। तो अब भारत की स्थिति जो है यहाँ से जो मानक समय रेखा गुजरता है 82 डिग्री और 30 मिनट होकर के गुजरता है, ठीक है। यानी कि जो समय रेखा समय हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, समय हम लोग समय रेखा से डिसाइड करते हैं, और इसी जो देशांतर रेखा है इसको हम लोग समय रेखा बोल रहे होते हैं। यानी कि समय को दिखाने के लिए हमें समय रेखा की आवश्यकता होगी, और साथ ही साथ मानचित्र की स्थान जरूरत होगी स्थान दिखाने के लिए, ठीक है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है मानचित्र और समय रेखा दोनों का उपयोग करना होगा समय और स्थान की समझ विकसित करने के लिए। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप भोपाल में सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षक हैं, ध्यान से समझिएगा। भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। आगे देखिए, पूर्व इतिहास काल के लोगों से विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शिक्षण शास्त्रीय विधि कौन सी होगी। देखिए जब हम लोग किसी इतिहास के बारे में बात करते हैं तो अगर बच्चों को क्षेत्र भ्रमण करने का मौका मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट होता है। और क्षेत्र भ्रमण भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा होना चाहिए। अब मान लीजिए भारत का कोई बच्चा है, भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में है, तो उसको आप अमेरिका क्षेत्र भ्रमण के लिए नहीं ले जाएंगे। उसके परिवेश में जो इतिहास से जुड़ा हुआ एक तरीके से भौगोलिक परिस्थिति है, वहीं पर आप उसको क्षेत्र भ्रमण के लिए ले जाएंगे। यानी बच्चा जिससे जुड़ाव महसूस कर पाए, और जुड़ाव किससे महसूस करता है, अपने परिवेश से महसूस करता है, ठीक है। यानी वो वाला विकल्प हमारा सही होगा जिसमें क्षेत्र भ्रमण तो होगा, साथ ही साथ वो उसके समुदाय, उसके परिवेश से जुड़ा होगा। चौथा विकल्प दिया गया है एक अभिलेखागार का भ्रमण। देखिए यहां पर भ्रमण है, क्षेत्र भ्रमण है, लेकिन किसका है, अभिलेखागार का। तो अभिलेखागार में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचनाओं का एकत्रीकरण किया जाता है, यानी कि फाइल्स रखी होंगी, उस प्रकार से अभिलेख तैयार करके रखे होंगे, उसके सेंस में यह है। तो यह विकल्प निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन, इस प्रकार के तथ्य तो बच्चे के पुस्तक में भी है। जब वो बच्चा ऐतिहासिक चीज को प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देख रहा है तो पाठ्य पुस्तक में भी उसके आंकड़े दिए गए हैं, अभिलेख दिए गए हैं। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि यहां पर उस बच्चे को ऐतिहासिक भौगोलिक स्थिति दिखानी इंपॉर्टेंट है, ना कि उसको अभिलेख दिखाना इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखिए, व्याख्यान के लिए दिल्ली से एक विशेषज्ञ को आमंत्रित करना, यह भी विकल्प निगेटिव है। देखिए विशेषज्ञ आएगा भी तो बच्चे को बोलकर ही तो बताएगा, कुछ प्रत्यक्ष तौर पर थोड़ी दिखा पाएगा। और वैसे भी व्याख्यान जो वर्ड होते हैं वो निगेटिव माने जाते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि देखिए हायर क्लासेज में ये पॉसिबल है कि बच्चे को आइए कक्षा में लेक्चर देकर के चले जाइए। प्राइमरी और अपर प्राइमरी की जब बात आती है तो यहाँ पर बच्चे खेल के माध्यम से, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से चीज़ों को सीख रहे होते हैं। जब तक बच्चा इंटरेक्टिव नहीं होगा तब तक बच्चा चीज़ों के बारे में नहीं सीख पाएगा। और यहाँ व्याख्यान कहने का मतलब कि टीचर खुद लेक्चर केवल दे रहा है और बच्चे निष्क्रिय बने हुए हैं। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग से प्रकाशित पुस्तक के पठन एवं चर्चा, यह भी निगेटिव है। देखिए निगेटिव इसलिए क्योंकि बच्चे के पास पहले से पाठ्य पुस्तक है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, तो बच्चा कहां पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहा है। इंपॉर्टेंट ये था कि बच्चा जिसमें रुचि ले, पाठ्य पुस्तक तो उसके पास पहले से अवेलेबल है और फिर से उसको पाठ्य पुस्तक देने की बात की जा रही है, और वो भी उस पाठ्य पुस्तक को देने की बात की जा रही है जो कि उसके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग से जो भी प्रकाशित पाठ्य पुस्तक होगा, जाहिर सी बात है बच्चे के सिलेबस में होगा नहीं, तो बच्चा सिलेबस वाला पढ़ने में ही रुचि नहीं ले रहा, आप उसको सिलेबस के बाहर का पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, भीमबेटका का भ्रमण। भीमबेटका क्या है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। तो ये देखिए, ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, और मैंने आपको क्या बोला था कि बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहाँ पर देखिए भोपाल भी मध्य प्रदेश में है, यानी कि ये बच्चे के परिवेश का होगा, बच्चे के समुदाय का होगा, और यहाँ पर क्षेत्रीय भ्रमण भी है। इस वजह से ये बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में, और यही हमारा सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के विभाजन को समझने के लिए कौन से शैक्षणिक सहायक सामग्री उपयोग में लाई जा सकती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के विभाजन को समझाना है बच्चे को, तो भारत के विभाजन को समझाने के लिए क्या क्या उपयोग किया जा सकता है वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि पंजाब से लाए गए काले और लाल रंग के मृद भांड। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। तो देखिए मिट्टी के बर्तन को देख करके बच्चा कहाँ समझ पाएगा कि भारत का विभाजन कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो मिट्टी के बर्तन बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होगा भारत के विभाजन को समझाने के लिए, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। देखिए भारत का विभाजन कैसे हुआ उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कहानी दिखा सकते हैं, और उस पर आधारित विजुअल क्लिप्स या फिर पिक्चर दिखा सकते हैं। कहानियों के माध्यम से ही तो बच्चों को बताया जा सकता है। तो कहानी यानी कि कथानक, और छवियां यानी कि पिक्चर्स। तो ऑप्शन नंबर बी और सी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है। डी वाला देखिए, आहत सिक्के की बात की जा रही है, यानी सिक्के जिसे पीट करके बनाया गया हो। तो देखिए ये ऐतिहासिक चीजों के बारे में जानने के लिए उपयुक्त है, लेकिन भारत का विभाजन किस प्रकार से हुआ ये समझने के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत का विभाजन समझने के लिए कहानी और पिक्चर्स, इमेजेज ही इंपॉर्टेंट है। आहत सिक्के इसमें कोई भी रोल अदा नहीं करेगा, ये निगेटिव हो गया। यानी कि बी और सी हमारा उत्तर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक शिक्षिका का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि एज ए टीचर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, वो हमसे पूछा जा रहा है। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे। समुदायों के बीच केवल विरोधों द्वंद्वों को इंगित करना, यह विकल्प निगेटिव है। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ही, संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो विकल्प को एक तरफा कर देते हैं, एक पक्ष की केवल बात करते हैं, इसलिए ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, कहा जा रहा है कि समुदाय के विभिन्न प्रकार के विरोधों और द्वंद्वों को इंगित करना। इससे ठीक एक दो पहले प्रश्न में मैंने बात की थी कि जो विवादास्पद जो मुद्दे होते हैं उस पर बात करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल पॉजिटिव है। लेकिन ये विकल्प ये कर रहा है कि केवल विरोध वाले बातों पर ही बात करनी चाहिए, विरोध वाले मुद्दों पर ही बात करने की बात कर रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि हमारे समुदाय में विरोध के साथ साथ बहुत अच्छी चीजें भी हैं जिस पर भी डिस्कस करना चाहिए, केवल विरोध वाली चीजें थोड़ी बताएंगे। इससे बच्चे में निगेटिविटी आ जाएगी अपने समाज के प्रति कि हमारा समाज कितना गंदा है, केवल यहां पर विरोध हो रहा है, केवल गंदी बातें हैं। जबकि समाज का मिला जुला आईना प्रस्तुत करना चाहिए। एज ए टीचर अगर समाज में कुछ, समुदाय में कुछ अच्छी चीजें चल रही हैं तो उसको भी रिप्रेजेंट करना है, और अगर कुछ बुरी चीजें हैं तो उसका विरोध करने के लिए भी बच्चों को प्रेरित करना है। केवल विरोध और द्वंद्व को इंगित नहीं करना है, अच्छी चीजों को भी इंगित करना है। इसलिए यह विकल्प एक तरफा था, केवल एक पक्ष की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, हमारे अतीत को गौरवशाली बनाना, यानी हमारे अतीत, जो हमारा अतीत है वो बीत चुका है, अब उसको हम जबरदस्ती गौरवशाली थोड़ी बनाएंगे। एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि जिस प्रकार से चीजें घटित हुई हैं उसी प्रकार से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, बच्चे तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। हम जैसे हमारे पुराने समय में इतिहास में क्या पढ़ा जाता था कि इतने लंबे लंबे घोड़े थे, इतने बड़े बड़े राजा थे, इतने शान शौकत, अरे यार उससे क्या मतलब है। हमारा जो एज ए टीचर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम निष्पक्ष हों बिल्कुल, कि जो जिस प्रकार से है इतिहास में, जिस प्रकार से घटित हुआ है, सामाजिक विज्ञान से जिस प्रकार से घटित हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करें। जबरदस्ती का अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश ना करें, गौरवशाली ना बनाने की कोशिश करें, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से रिप्रेजेंट करें। तो जबरदस्ती यहां पर गौरवशाली बनाने की बात की जा रही थी, इस वजह से ये निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, तिथियों को सटीक रूप से कंठस्थ करना, रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी वर्ड्स निगेटिव होते, कभी भी हमारा उत्तर होगा ही नहीं। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, हमारे अतीत पर दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव का निर्माण करना, दृष्टिकोण बनाना यानी कि अपने ज्ञान की रचना करना, यानी किसी पॉइंट को लेकर के बच्चा अपने मन में खुद अपना संप्रत्यय, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर पा रहा है, तो ये बच्चे के लिए एप्रोप्रिएट है। एज ए टीचर हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल पॉजिटिव है और यही हमारा बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। देखिए, केवल ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, विकल्प नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी के एसएसटी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के अलावा सीटेट प्रीवियस ईयर अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।